मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल हम लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं चैप्टर 7 जो है भूगोल का आपका देख रहे थे, तो उसमें हम परिवहन और उसके बारे में जानकारी हासिल की। आज हम उसी का दूसरा पार्ट है, यह लाइफ लाइन ही है संचार सेवाएं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रयास करेंगे। संचार सूचना के आदान प्रदान करने का एक कार्य है। व्यक्तिगत संचार और जन संचार देश में संचार के प्रमुख साधन हैं। निजी संचार यह दो लोगों के बीच संदेश हस्तांतरण या प्रेषण की प्रक्रिया है, आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। मोबाइल फोन, डाक पत्र व्यक्तिगत संचार के साधन हैं। जब हम आपस में संचार विचारों का आदान प्रदान जिन साधनों से करते हैं, जैसे मोबाइल फोन है, पत्र है, व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण पत्र, तो ये हमारे निजी साधन हैं। उसके बाद है डाक संचार। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम तंत्र है। भारतीय डाक नेटवर्क संचार और सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार के अंतर्गत पोस्ट विभाग द्वारा संभाला जाता है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार आदि को संचालित करता है। डाक संचार को प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में बांटा जाता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है, जबकि रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन द्वितीय श्रेणी की डाक में आते हैं। मेल चैनल बड़े बड़े शहरों में डाक संचार में तेजी लाने के लिए राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, पार्टी चैनल, दस्तावेज चैनल मार्ग अपनाए जाते हैं। दूर संचार नेटवर्क टेलीफोन संचार में सुधार के लिए सरकार ने देश के हर गांव में सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग STD, आजकल आप लोग STD का नाम भूल गए होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति है और हर घर में मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन शुरुआती दौर में STD बूथ हुआ करते थे, तो उनके माध्यम से हम देश के दूसरे छोर पर अपने परिचितों, रिश्तेदारों आदि से बात करते थे। तो STD की सुविधा का 24 घंटे विस्तार करने के लिए विशेष प्रावधान किया है। तेजी से व्यक्तिगत संचार सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह स्थिर लैंडलाइन और मोबाइल सेवाएं बेहतर हुई। जनसंचार यह लोगों के बड़े समूह को संदेश को हस्तांतरित करने का या प्रसारित करने का एक प्रक्रिया है, जिसके लिए कुछ प्रकार के मीडिया का उपयोग करना आवश्यक है। यह मनोरंजन प्रदान करता है और विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करता है। इस मीडिया में रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट, पत्रिकाएं, किताबें और फिल्में शामिल हैं। टेलीविजन और रेडियो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन राष्ट्रीय टीवी चैनल क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। समाचार पत्र पत्रिकाएं संपूर्ण भारत में अनेक समाचार पत्र व पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं।
भारत में हिंदी भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। इसके बाद क्रमशः अंग्रेजी और उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। संचार संसाधनों का महत्व। संचार संसाधनों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले टेलीविज़न व रेडियो देशवासियों में मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें शिक्षाप्रद जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनका बौद्धिक विकास होता है। संचार के साधनों के माध्यम में मौसम संबंधी जानकारियों को प्राप्त किया जा सकता है। संचार के साधन व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में सहायक होते हैं। साथ ही उनके द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायता मिलती है। संचार के साधन वैज्ञानिक तकनीकी विकास एवं ज्ञान के प्रसार में सहायक होते हैं। भारत के संदर्भ में जबकि यह देश विविधताओं का देश है, संचार के साधन लोगों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। बाढ़, भूकंप, दुर्घटनाएं आदि के समय संचार साधनों के द्वारा अन्य स्थानों पर शीघ्र सूचना पहुंचाने आदि का कार्य संचार माध्यमों से ही होता है। उपग्रह भी संचार के साधन हैं। इनके माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी, प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी की जाती है। संचार के आधुनिक साधन इंटरनेट आदि के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में नई सेवाओं जैसे एटीएम, पैसे जमा करने की मशीन, सीबीएस सिस्टम आदि की शुरुआत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। और दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। आयात तथा निर्यात व्यापार के दो प्रमुख पहलू हैं। जब माल किसी देश को बिक्री के लिए भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं, जबकि जब माल किसी अन्य देश से हमारे देश में लाया जाता है तो उसे हम आयात कहते हैं। वर्ष 1991 में उदारीकरण की शुरुआत के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बदलाव आया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में उभरा है और सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात के माध्यम से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा रहा है। संतुलित व्यापार। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूलन व्यापार संतुलन कहा जाता है। यदि निर्यात मूल्य की अपेक्षा आयात मूल्य अधिक हो तो उसे असंतुलित व्यापार कहा जाता है। वर्ष 2010-11 के अनुसार निर्यात वृद्धि वाली वस्तुएं कृषि व संबंधित उत्पाद 9.9%, रत्न व जवाहरात 14.7% व पेट्रोलियम उत्पाद कोयला सहित 16.8%, खनिज व अयस्क 4% हैं। पर्यटन के एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1.150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। वर्ष 2009 की अपेक्षा वर्ष 2010 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 11.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे 64,889 करोड़ विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। वर्ष 2010 में भारत में 57.8 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक पर्यटन के लिए आए। पर्यटन उद्योग की आवश्यकता। यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है तथा साथ ही स्थानीय हस्तकला व उद्योगों को भी
प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायता करता है। राजस्थान, गोवा, जम्मू और कश्मीर तथा दक्षिण भारत के मंदिर विदेशी पर्यटकों के पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थल हैं। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पहाड़ी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। इस तरह से हमारे देश में पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो रूपों में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जिनके उपयोग से हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। अब इसी के साथ आपका यह चैप्टर ख़त्म होता है। अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी।